नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। शहबाज शरीफ हुकूमत के आखिरी घंटे। कल इस वक्त तक इस हुकूमत की तहलील का हुक्मनामा वज़ीर आज़म की तरफ से जा चुका होगा, लेकिन इस दौरान आज के दिन कल की तरह बड़ी बड़ी खबरें बनी हैं जिनका ताल्लुक आज से भी है और कल से भी। GHQ में अलविदाई खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ओहदा संभालते ही हमें आगे बढ़ने का प्रोग्राम दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है, निगरान वजीर आजम पाकिस्तानी होगा। शाह महमूद को लगता है निगरान वजीर आजम का फैसला शहबाज रियाज नहीं बल्कि लंदन से किया जाएगा। पेमरा बिल वापस लेने पर सहाफियों ने ईवान से वॉकआउट करते हुए बिल फौरी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। जमहूरियत का एक हिस्सा ख़त्म हो रहा है और दूसरे हिस्से के आगाज़ की बातें हो रही हैं, लेकिन जो फोरकास्ट हैं वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। हर तरफ से आपको पजमुर्दगी तारी नज़र आती है और आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि जैसे हम जमहूरी एरा के अंदर नहीं दाखिल हो रहे, एक और फेज़ के अंदर जा रहे हैं जिसके अंदर जमहूरियत कम होगी। हुकूमत ने पिछले साल क्या किया, उससे पीछे क्या होता रहा और आने वाला साल हमें क्या दे के जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ आसमा शिराजी साहब मौजूद हैं, कॉलम निगार, सहाफ़ी, तज़ियाकार, आपका भी शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब, वज़ीर तवानाई, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की आपने तकरीर सुनी, उसके अंदर उन्होंने वाज़े अंदाज से ये बताया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फ़ैसले बादियों नज़र में ऐसे हैं कि अगले 30 साल में वैसी ही सियासत उनको और मरियम नवाज को भुगतनी पड़ेगी जैसी इन दोनों ने भुगती। तो क्या किया है आपने कि आपके अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इतने नाला हैं? नहीं, पहले तो देखिए शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं थी, PDM हुकूमत थी। तो ये मैंने बात इसलिए की है कि मोहतरम वज़ीर ख़ारजा अपनी इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी से अब फ़रार नहीं हो सकते। उनको भी खड़े होकर ज़िम्मेदारी लेनी पड़ी। जैसी भी हुकूमत थी उसके मुआशी फ़ैसले, उसके सियासी फ़ैसले, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें भी बराबर उठानी होगी जितनी हमारे कंधे। मेरे ख्याल में पॉलिसी की शायद इतनी बात नहीं कर रहे थे, जो अंदर की जोड़ तोड़ है, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत है, जो रूल्स ऑफ द गेम ना तय होना है या तय होना है, उसकी बात कर रहे थे। जी, वो जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे, मैं भी एक इशारा ही करूंगा कि इशारा क्यों करें आप? कहने पिंडी के साथ कैसे ताल्लुकात, अपारा के साथ क्या ताल्लुकात, क्या मसला? नीचे ने कहा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं मॉन्स्टर्स से तो इस बात का ख्याल रखें कि आप खुद भी ना बन जाएं वैसे। अच्छा, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो एक तजर्बा इमरानी 2016 से शुरू किया गया, जिसके लिए पूरी रियासत को तरोड़ा मरोड़ा गया, ये उसका रेजिड्यू है ना। आखिरी जो 15 महीने थे, 60 महीनों में से जो आखिरी 15 महीने थे वो हमारे खाते में आए। अब उसके दौरान वो जो पूरा अनडू होना था तजर्बा इमरानी, उसमें भी शायद उसकी तरफ इशारा किया है कि अनडूइंग करते करते बहुत सारे शायद ऐसे फैसले किए सीनियर लीडरान ने जिनसे शायद आज बिलावल साहब को इख्तलाफ है। थोड़ा सा तारीख नजर आ रहा है अपना और नहीं उनको मुस्तक़बिल, लेकिन ये बात, अगर ये बात इतनी संजीदा थी तो उनको पहले करनी चाहिए थी, उनको पहले महीने में करनी। अब अगर कानून साजियां इतनी संजीदा थी तो आपको भी पहले करनी चाहिए थी। आपने भी आखिर देखिए ये तो सारा, ये सारे रेजिड्यूज जो हैं हमें इनका सामना है और इसमें किसी को कोई इबहाम या कुछ फहमी नहीं होनी चाहिए कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत चली गई है, तजर्बा इमरानी जो है वो मुंह के बल गिरा है, तो मुल्क में जमहूरियत वापस आ गई है या मुल्क में जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में वाकई इक़्तिदार आला आ गया। पिछले एक साल में ये जंग लड़नी है। मुस्तफा साहब, पिछले एक साल में क्या बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके नतीजे में जमहूरियत के लिए स्कोप कम हुआ? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, PDM खुर्रम साहब ने जिक्र किया, PDM जिस दिन बनी थी उस दिन के आप निकाल कर PDM के इकट्ठे होने के जो वजूहात थी वो एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी की गई थी। आप उनको सामने रखिए और जो हुकूमत के अंदर इनका अपना किरदार रहा उसको सामने रखिए, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक। और अब सूरत हाल तो इतने भोंडे तरीके से सामने आई कि इस 1.5 साल के अंदर इस हुकूमत का मकसद सिर्फ एक ही नज़र आया कि किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को प्लीज़ करते रहें, क्योंकि उनकी बैसाखियों के सहारे ही ये हुकूमत में है।
जो अवाम के ऊपर इनका जो दौरे हुकूमत गुजरा, उसमें जो उनके ऊपर महंगाई के पहाड़ टूटे, जो मिस गवर्नेंस थी, जो इकॉनमी को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, और फिर जाते जाते जो कानून साजियां ये कर रहे हैं, वो कानून साजियां कि जो शायद इन जमातों के लिए हमेशा एक तारीखी धब्बा रहेंगी इनके ऊपर, कि जो जमातें हमें सुबह शाम भाषण देती थीं जमहूरियत का, आइन का, इंसानी हकूक का, और बिलाशुबा इन जमातों की एक बड़ी तारीख है इस हवाले से। और स्पेशली 2006 में जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो क्या इन जमातों को जेब देता था कि ये इस तरह की लेजिस्लेशन? तो पहला नुकता आपका एस्टेब्लिशमेंट के साथ को प्लीज करने का, एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स भी तो होती है ना। आप क्या करेंगे आके एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करना शुरू कर? तो ये तो फिर दायरों के अंदर सफर है ना। 75 ईयर्स से हम अगर किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, तो उसकी मेन और बड़ी वजह यह है कि हम ये फिक्स नहीं कर सके कि ये मुल्क चलाना किसने और किस तरह चलना। मिलकर चलाना है ना, मिलके दुनिया। और सारा इशू ये कि हमें खुर्रम भाई अगर इतनी इजाजत दें कि इन्होंने नीचे का एक कोट इन्होंने सुनाया, मैं भी नीचे का एक कोट सुनाना चाहता हूं, उसका मैंने अभी उर्दू में तर्जुमा किया, कि जो इनकी हुकूमत के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, कि अगर आप घुप अंधेरे की तरफ घूरते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि घुप अंधेरा आपकी तरफ वापस घूरना शुरू कर दे। तो इनकी जो हुकूमत थी, ये जो मैंने जुमला कहा उसका अगला जुमला है, ये घुप अंधेरा था पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें सिर्फ महंगाई के पहाड़ टूटे उनके ऊपर। इन्होंने स्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को, इलेक्शनों से फरार काफी किया। बेहतर कर सकते थे जो नहीं किया है ना। पहले दिन से मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन, देखिए ये सारा जो हुकूमत लेने का अमल था, इसके पीछे सिर्फ एक फोकस है जो आज भी है, जिसमें हम कुछ हमें लगता है दम दूर हो गए, और वो ये है कि 2018 का जो एक गलत और तरोड़ा मड़ा इलेक्शन है, उस तरह का इलेक्शन दोबारा ना हो। अब इसके ऊपर राय हो सकती है कि लेकिन उस 2018 की तबाही से बचने के लिए आपकी आधी ख्वाहिश पूरी है, को इलेक्शन दोबारा हो ही ना। चलिए ये तो फिर हम सब मिलकर जद्दोजहद करेंगे। मिलकर हमने कितनी जद्दोजहद करनी है, हमें साफत करने दें उनको कानून। चले हम करेंगे जद्दोजहद। योर टेक ऑन दिस एंड देन वी गो टू आइन की तरफ जाते हैं। गो अहेड। जो बात हो रही थी कि 15-16 महीने पहले की, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्या हो रहा था कि आइन की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी, और ये सब कहानियाँ जो थी वो बताई जा रही थी। अवाम का रिलीफ, अवाम की मंशा, अवाम की मर्जी, अवाम जो था वो एक पूरा वो बयानिया था जो कि उसको फैलाया जा रहा था। 16 महीनों में बताइए मुझे अवाम कहाँ है? 16 महीनों में मुझे बताइए सिविलियन सुप्रीमेसी कहाँ है? 16 महीनों में मुझे बताइए डेमोक्रेसी कहाँ है? 16 अगर हम हाइब्रिड दौर की बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हाइब्रिड दौर में जिंदा है, तो हाइब्रिड प्लस किसने किया? उसका क्रेडिट पीडीएम गवर्नमेंट को। 16 महीने में वैसे सारा कुछ ठीक हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये एक रियलिस्टिक ओपिनियन है कि नहीं हो सकता था। लेकिन इन्होंने तवक्कुआत जो है बहुत बुलंद करी। क्या किया? तवक्कुआत नहीं, ये मैनेज नहीं कर सके। देखिए, फिस्तायत और आमरियत के बीच में जमहूरियत को अपना रास्ता बनाना था। क्या उस फिस्तायत से निजात हासिल करने के लिए आपने आमरियत को जगह देने के लिए मजीद आपने एक रास्ता बनाया? बिल्कुल सही। बड़ा सवाल है। आपने पॉलिटिकल लोगों को स्पेस नहीं दी, आपने जमहूरियत को स्पेस नहीं दी, आपने अपनी यानी बागदौड़ अपने हाथ में नहीं रखी। आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती कितनी की है? क्या पार्लियामेंट ने जिस तरह से आखिरी चंद दिनों के अंदर बुलडोज किया है कानून साजी को, ये क्या इमरान खान साहब को जो कर्नल साहब रिकॉर्ड कंट्रोल करते थे पार्लियामेंट को, ये उस पार्लियामेंट से मुख्तलिफ पार्लियामेंट थी? जरा आइन और कानून के ऊपर भी जरा कुछ अच्छी सी बात भी हो सकती है कि नहीं? सियासत के ऊपर तो बड़ी खौफनाक बातें होनी। देखें, पहले तो अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि इस असेंबली ने अपने 1 साल की तोसी नहीं कर ली। ठीक। और ये भी आजमाइश से बच गए, और हाँ जी, और ये भी आजमाइश से बच गए, और बिलखसूस मुक़्तदिर हल्के भी जो है वो आजमाइश से बच गए। देखिए, मैं इस हवाले से ना बड़ी वाज़ेह राय रखता हूँ। हम बहुत अरसे से हम पाकिस्तान में एक खेल है रोल ओवर और रोल बैक का, ठीक, जिसमें हम उलझे हुए हैं। और रोल ओवर का कभी हमें कहकर और कभी रोल बैक का दिखाकर हमें वही मुक़्तदर हल्के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं। मुझे इस 15 माह के अरसे में बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं लगा जो इमरान खान से दौर के पहले के हालात थे। एक तरीक़ा वारदात ज़रूर मुख्तलिफ है, महज़ब आप कह सकते हैं, शाइस्तगी कह सकते हैं, चापलूसी की इंतहा कह सकते हैं, ओए वो नहीं है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उसको नज़र आता है जो अपोजिशन में हो।
जब कोई इक़्तिदार में होता है कि किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की कोई परवाह नहीं, ना उसके किसी आर्टिकल के हवाले से, ना उसकी जो हमारा प्रीफेस है उसके हवाले से, ना उसकी जो स्पिरिट है उसके हवाले से। हर रोज़ मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन देख रहा हूँ, मैं हर रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट होता देख रहा हूँ। मसलन एक साइड करें ना, क्या एग्जाम्पल, हर रोज़ में से एक एग्जाम्पल क्या होगी? देखिए, मैं आपके सामने ये मजाक था, ये जो यहाँ पे अभी लेजिस्लेशन हुई है, ठीक है, अभी जो हमारे अस्करी अदारे हैं वो जो ये कारोबार करते थे, सारा मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार, अच्छा फिर भी एक झिझक उनको ज़रूर थी कि शायद ये हम काम जो है वो गैर कानूनी कर रहे हैं, ये हमारे डोमेन या हमारे उसमें नहीं आता। आपने उनको एक कवर दे दिया वो विच इज़ अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने उनको जो है आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को उनको वायलेट करते हुए आपने उनको मेरे घर में, अपने घर में हर जगह घुसने का जो है वो लाइसेंस दे दिया। लेकिन वो तो अमेंड हो गया ना, वो तो एक मिनट किया तो है ना। देखें, अच्छा दूसरी बात देखें, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम को रिटायर्ड जर्नैलों से, रिटायर्ड ब्रिगेडियर से, रिटायर्ड ISI के मुलाजमीन से क्या इशू है? मुझे तो हाज़र सर्विस जर्नैल से इशू है, मुझे हाज़र सर्विस ब्रिगेडियर से इशू है, मुझे हाज़र सर्विस कर्नैल से इशू है। वो अपने, आपको हाज़र सर्विस जज से भी इशू था? वो अपने हल्फ की वायलेशन करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। आपने उनके लिए क्या कानून साजी की है? सीधा सीधा सामने सामने एक चीजें हो रही हैं और आप उस तरफ बैठ गए। तो टेबल भी हम रख देते हैं खुर्रम साहब, मामला ब्लेम गेम में नहीं जाता, एक सीरियस डिबेट हम कर रहे हैं। वो ये है कि अगर आपने हाइब्रिड निज़ाम चलाना है तो फिर आप उसको ओपनली बता दीजिए कि हाइब्रिड निज़ाम है ये, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होगा। थाईलैंड वाला मॉडल है, वो हो सकता है इवॉल्व होके इजिप्ट वाले मॉडल में चला जाए, वो टर्की वाले किसी पुराने मॉडल में चला जाए, लेकिन हाइब्रिड निज़ाम है। तो फिर प्योर जमहूरियत की हम बात ना करें, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, ताकि दूसरे इदारों को भी तसल्ली हो कि भाई इन्होंने अब मान लिया। नहीं, देखिए, हम ये ज़रूर है कि हम पाकिस्तान में, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, दायरों के सफ़र में हैं और एक दायरा घूम कर हम एसेंशली नई ट्रांजिशन शुरू हुई डिक्टेटरशिप और फाशिज्म से। ये एक ट्रांजिशन फेज थी, ये 15 महीनों की जिसमें हम रहे हैं। तो लिहाजा हमें इसके बारे में कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन टू व्हाट? ट्रांजिशन टुवर्ड्स इवेंचुअल, जो हमने एक दफ़ा सफ़र शुरू किया था 1988 में, फिर सफ़र शुरू किया था 2008 में, अब हम 2023 में वो सफ़र दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। वो सफ़र मुंतज किस पे हुआ? हालत ज़ार ये है कि आपके केयर टेकर पंजाब के अंदर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, केयर टेकर KPK के अंदर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। हुकूमत आपके चंद घंटे की मेहमान है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगला निगरान सेटअप हेड कौन करेगा, उनके इंटरव्यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं, उसने 6 महीने चलना है, 7 महीने चलना है, इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। तो ये तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। देखिए, नतीजा इसी पर है कि हमें आई थिंक मैं फिर दोबारा और मुख्तलिफ पैराए में दोहरा देता हूँ कि इसी फिस्तायत और आमरीत में से जमहूरियत के लिए रास्ता तलाश करना है, जिस तरह 1988 के बाद की हुकूमतों ने किया, 2008 की हुकूमतों ने किया। कि 2008 में क्या हुआ? 2008 में एक हुकूमत आई जिसके नतीजे में उस वक्त की जो गुडविल क्रिएट हुई, परवेज़ मुशर्रफ को रिज़ाइन करना पड़ा, हम सब बड़े खुश हुए। उसी वक्त 18वीं आईनी तरमीम हो गई, 9th NFC हो गया। फिर क्या हुआ कि 2013 तक सिर्फ 5 साल का वो एक फेज रहा। 2013 के फौरन बाद एक पुश बैक आया। अब वो पुश बैक जो है वो इमरान खान तक गया। अब दोबारा हमें, अगर हमें वहां से सफर शुरू करना है, इसके ऊपर जरूर राय हो सकती है कि अभी तो आपने सफर शुरू ही नहीं किया, लेकिन हमें उस तरफ जाना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो चंद एक जुमले बोले, बहुत उन्होंने तारीफ की आर्मी चीफ की। एक तो आज तक मुझे कोई ऐसा आर्मी चीफ याद नहीं है कि जिनकी बदतारीफी हुई हो। हर आर्मी चीफ की ऐसे ही तारीफ हम सुनते चले आ रहे हैं जब से मैंने ऑफिस। हाँ बिल्कुल। तो ज़रा सुनिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने क्या कलमात कहे। मुझे इंतहाई ईमानदारी से कहना है कि मैं सपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने जो ही इन्होंने अपना मनसब संभाला, बगैर वक्त ज़ाया किए इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये है वो प्रोग्राम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। मैं जनरल आसिम मुनीर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ और अपनी हुकूमत की टीम का शुक्रगुजार हूँ। CV पेश हो रहा था क्या? नहीं, वो तो प्रोग्राम तो फिर जनरल आसिम मुनीर का हुआ ना जी, जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उन्होंने दिया है प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने शुक्रिया उनका अदा किया।
मैं तलत भाई बतौर सियासतदान, क्योंकि वो भी एक सियासतदान है, मेरे सियासत में मेरे से सीनियर है, लेकिन मेरे लिए काबिल शर्मिंदगी है उनकी ये गुफ्तगू। इसलिए काबिल शर्मिंदगी है कि अगर हम बानिए पाकिस्तान, जिनको हम जगह जगह कोट करते हैं, कायद का पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान, ये सारे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं का एक कोट निकाल कर आप देख लें जो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहा है, और बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली उन्होंने कहा कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक द पॉलिसी, इट इज अस, वी द सिविलियंस who decide these issues. क्वेटा स्टाफ अगर चलिए मुझे एक कैविएट ऐड करने थे, इसकी साइटेशंस के बारे में ना काफी सस्पिशन है। ये मैं आपको बताऊं, लेकिन ये चलता बहुत है साइटेशन के बारे में, वी कांट रियली रिप्लेस इट। अच्छा लेट्स से आइन के अंदर यही लिखा हुआ। अच्छा, इसको मैं कहता हूं, इसको कायद की इस कोटेशन को, जिस तरह 11 अगस्त की जो उनकी स्पीच थी, बहुत अरसा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस रियासत पाकिस्तान में यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, your places of worship, religion has got nothing to do with the business. हम उसको एडिट नहीं करते, हम रेडियो पाकिस्तान एडिट नहीं करते उसको, हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये बता रहे हैं, तो ये आइन की भी यही पोजीशन है। एग्जैक्टली, ठीक है, गो अहेड, बताइए। तो अब सूरत हाल ये कि जो जमातें दावा करती रही, 2006 जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसके पीछे एक तारीख है, उस तारीख से पीपल्स पार्टी भी गुजरी, उस तारीख से मुस्लिम लीग नून भी गुजरी, और फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को चलाने के लिए फिर हमें जो सिविलियंस हैं, हमें भी एक बेहतर हुकूमत दिखानी होगी और कुछ रेड लाइंस ड्रॉ करनी होगी। वो रेड लाइंस माशाल्लाह इस पिछले, जिस तरह अस्मा बहन ने अभी कहा कि हाइब्रिड प्लस, वो जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशंस थी, वो जिस तरह इस हुकूमत ने शेक की है। फॉर एग्जांपल 90 डेज के अंदर इलेक्शन, हमारा सारा आइन इस चीज के ऊपर खड़ा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, अवाम फैसला करेंगे कि हुकूमत किसके हाथ में देनी है। हमने इसको तब्दील कर दिया, अब 90 रोज के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, और खुदा जाने पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए आज हम ये बात कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, एतमाद से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में अब कभी इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे, गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी होंगे या नहीं होंगे। अब ये बहस है, ठीक, अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो जो माशाल्लाह जो इन्होंने किया, अब बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू भी मेरे ख्याल में एक तो की उन्होंने देर से, बहुत देर से, हुकूमत के आखिरी दिन में की, लेकिन कहने का मकसद उनका भी यह था कि नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने ये किया क्या है और ये क्या करते जा रहे हैं, और कोई डेमोक्रेटिक और स्पेस भी छोड़ेंगे इन जमातों के लिए, इनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है इन दोनों जमातों की, ये जो धब्बा इनके ऊपर लगा है, ये धब्बा अब साफ करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये भी आसमा कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये तमाम खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित ना हो, एन मुमकिन है कि आर्मी एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी काम करे सिविलियंस के साथ, एन मुमकिन है कि इंतखाबात वक्त पर हों और जस्टिस काजी फायजी साहब अपनी कोर्ट को सही तरीके से चलाएं, नई हुकूमत जो आए वो मगलूबा हुकूमत ना हो, इम्कानात हैं, लेकिन हमारे खदशात की एक तारीख भी इस वजह से हम ज़रा बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की क्या चीज़ है, इंडिकेटर क्या है? देखिए, अभी जो आर्मी एक्ट के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं और इसके अलावा भी उसमें देखें ना, जो काउंसिल भी बनी है, इसमें हो सकता है कि ये बहुत एक ज़ाहिर ज़रूरत भी थी कि आपकी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गारंटीज़ चाहते थे, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, और हम एक ऐसी जगह पे फंस गए या फंसा दिए गए कि जहाँ पे इसके अलावा शायद कोई चारा नहीं था। उस ज़रूरत को, उस हाजत को पूरा करने के लिए मगर हम आइन को एवॉइड नहीं कर सकते, और उसके अंदर अगर आप अपनी पावर्स को डिविएट कर रहे हैं, आप एक पैरेलल चीफ एग्जीक्यूटिव ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अमलदारी नहीं है। तो आप फैसला कर लें कि या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना है या आपने इस मुल्क को चलाना है। मुल्क को बहरहाल किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है, एक किताब के तहत चलना है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आर्मी चीफ को आप बनाते हैं, किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम को वो देख रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप एक काउंसिल बना के आप अपनी पावर्स को और उनकी पावर्स को बढ़ा देते हैं और केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात को भी बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 90 दिन से ये खदशात बहुत स्ट्रॉन्गली आते हैं कि 90 दिन नहीं, 90 दिन हमने देखे कि 90 दिन में जब इंतखाब नहीं हुए तो फिर 11 साल भी इंतखाबात। क्विक इंटरवेंशन फ्रॉम यू, फिर विल कम टू यू कि क्या वाकईतन आप रियल पॉलिटिक्स के अंदर चले गए, यानी हकीकत पसंदाना सियासत के अंदर चले गए, आप ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको पता है कि आपके पास स्पेस कितनी है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ख्याल में अब इसी तरफ बात जाएगी हाइब्रिड प्लस प्लस प्लस? देखिए तलत साहब, पहली बात तो ये है कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आंसर नहीं करता। आपकी डेमोक्रेसी, आपका जवाब आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी तरक्की
जवाब आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, जवाब आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ, जवाब आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। सूबों के दरमियान मामलात कैसे चलने हैं, जवाब आपका कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बसद एहतराम इस आइन को इन्फोर्स करने वाला जो जुडिशरी है, अगर आप उसका कंडक्ट ही देख लें, उनके कंडक्ट को देख के तो हमें लगता है कि बावजूद इसके कि वो आइन को इन्फोर्स करते हैं, वो आइन की वायलेशन भी उसके अंदर जी मौजूद मैं होती है। बिल्कुल देखें, ये जब से ये एक थोक के हिसाब से ये इनेक्टमेंट्स हुई हैं ना, और ये इन्होंने लेजिस्लेशन की है, उससे पहले तक मेरा यही ख्याल था कि सिर्फ जुडिशरी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारे रॉन्ग की। लेकिन वो जो मैं जुडिशरी के ऊपर मुझे जो इतराज़ है वो पार्लियामेंट ने कर दिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट ने इस अरसे में काम किया, तो अब मैं कम अज़ कम डिस्पाइट दिस फैक्ट कि मैं उसका हिस्सा हूँ, उस निज़ाम का हिस्सा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, करीब से देखा है, अंदर रह के देखा है, फेस भी किया है, मैं अब उस जुडिशरी को अकेला जिम्मेदार नहीं ठहराता। देखिए अब जुडिशरी ने आपको कह दिया आप 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाएं। जुडिशरी ने तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। जुडिशरी ने कह दिया कि KPK में कराए, आपने मुख्तलिफ हीले बहानों से जो है उसको टाल दिया। अब कम अज़ कम ये तो देखें कि जुडिशरी जहां आपको ये कह रही है कि आइन के मुताबिक काम करें, वो भी अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आसमानी सहीफा तो हमारे ऊपर नहीं उतरना कि जिसकी बुनियाद पर हम इस मुल्क के अंदर जो है वो माशरत को, मईशत को, सियासत को कर पाएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास। एक हुकूमत अपने टेन्योर के अख्ताम पर पहुँच रही है, नए इंतखाबात की खुशी होनी चाहिए। अमूमन इंतखाबात मुतनाज़ा भी होते हैं, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन ये खुशी होती है कि अगर हुकूमत ने मसाइल पैदा किए हैं तो ये हुकूमत ख़त्म हो गई है, नया मौका है। पाकिस्तान के अंदर इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है। ये नहीं पता कि इंतखाबात होने कब हैं, होंगे भी नहीं होंगे, निगरान हुकूमत कौन आएगी, टेक्नोक्रेट्स होंगे, सियासतदान होगा। अजीब किस्म की एक सरासीमगी भी फैली हुई है, खौफ भी फैला। तो खुर्रम साहब ये तो आप एड्रेस कर सकते थे। आई थिंक क्लैरिटी अगर आप ले आते बहुत सारी चीज़ों के अंदर, अगर हमें ये भी बता देते कि आप ये कानून साजियाँ कर रहे हैं, इसकी ये वजूहात हैं, हम कुछ मीडिया में डिबेट कर लेते। मेरे ख्याल में इसको पैकेज आप बेहतर कर सकते थे, वहाँ पे रह गए। देखिए पैकेजिंग कैसे हो सकती है। हमें एक ऐसी रियासत मिली जिसमें हमारी गवर्नमेंट आने से चंद महीने पहले तक हमें ये पैगाम दिया जा रहा था मुक्तदरा की तरफ से खुलकर कि जी आप 2033 की तैयारी करें। अब आपकी जमातें जो है ना वो अगले 15 साल हुकूमत में नहीं आ रही। 2033 तक आप बाहर थे। आप बाहर हैं। उन्होंने कहा जी 2028 में आप सोचना शुरू करें, तैयारी करना। अंदर कौन था? अंदर कौन था? इमरान खान थे। और जो अब अंदर है। तो ये बात जब हम ये कहते हैं कि आज एक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, तो हमें नाजरीन को बार बार मेरे लिए आप बता दीजिए कि 60 माह में से 45 माह इमरान खान की और उस वक्त की एक बहुत ही टोटली ऐसी रियासत जो मुक्तदरा, जिसका मीडिया मुक्तदरा के अंगूठे के नीचे, जिसकी जुडिशरी मादत के साथ पूरी तरह उनके अंगूठे के नीचे, जिसकी पार्लियामेंट पूरी तरह। अब अगर हम उसको, हमें ठीक है मेरे भाई एतराज करें कि जी आपने उसको दुरुस्त नहीं किया और आपका उसी तरह ट्रेंड चलता रहा, लेकिन यह हकीकत है कि एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड और एक ऐसी रियासत जिसके सारे सतून उस सप्रेस थे उस थंब के नीचे, वो हमें मिली थी 15 महीने पहले। तो लिहाजा इस पर आप जरूर बहस कर सकते हैं कि आप जो कर सकते थे आपने किया, या आप कह रहे हैं कि जी बेहतर तौर पर आपके घर किसी ने को खुशबू वाला खत भेजा था कि आप हुकूमत ले लेना लेते? नहीं, हाँ ये दैट इज द चॉइस। अब हम ना लेते भी आपको ऐसे टूटे ये ट्रंकेटेड हुकूमत, मॉथ ईटन हुकूमत आपने क्यों? मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में फिर कहता हूं, उस हुकूमत लेने का उस वक्त, मुझे बाद में अब जो कहानियां हुई हैं वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन उस वक्त मकसद वाहिद ये था कि वो जो हमसे, हमारे ख्याल में तमाम जमहूरी जमातों के, कि हमसे 2023 का इलेक्शन जो है उसी तरह छीना जाएगा जिस तरह 2018 का छीना जाएगा, उसको रोकने के लिए ये सारा बंदोबस्त किया गया, जिसपे जो बेसिकली यू वांटेड टू हैव योर फुट इन द डोर। उसी तरह छीना जाएगा जिस तरह से आप छीन रहे हैं। देखिए उनसे भी छीन रहे हैं। इशू सब एक ही सड़क पे होंगे। वापस इसके ऊपर अगर आए तो ठीक है, रियलिस्टिकली अगर आपके पास ज़मीनी हकायक मुवाफिक हों तो फिर आप ये तमाम बातें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जब आपको पता है कि जिस किस्म का निज़ाम मिला, वो निज़ाम वाक़ई बहुत डिस्टॉर्टेड था। हम सब ने बहुत सफ़र किया इन अवर ओन राइट, आपने भी सफ़र किया उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद तो फिर ऐसा ही माहौल मिलना था, यानी जिस जगह पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, टूट फूट हो जाए, फिर वहाँ पे तसव्वुर करना कि आप बहुत अच्छी किस्म की कोई महफिल निश्चित बना पाएंगे या फौरन ही उधर फूल उगाएंगे, ऐसा तो नहीं होता बनेगा। फिर ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए ना कि कम से कम तनज़ुली का सफ़र शुरू ना हो। हाइब्रिड अगर थी तो हाइब्रिड प्लस ना बने, ये तो कम से कम होना चाहिए था ना। और सियासी जमातों का काम ही ये होता है कि वो माशरे के अंदर
और अपनी हुकूमत साजी के जरिए, अपनी सियासत के जरिए डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करती हैं। हमारे यहाँ डिस्टॉर्शंस के ऊपर गुफ्तगू क्या रही? हुकूमत जिस वक्त मिली उस वक्त तो तमाम ऑपोजिशन का उससे पहले जो ख्याल था, जिस चीज़ पर वो मुत्तफिक थे कि हम दो चीज़ें करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लॉज के अंदर रिफॉर्म लाएंगे और इलेक्टोरल लॉज के अंदर रिफॉर्म ला के हम इलेक्शंस की जानिब चले जाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस था। जैसे ही हुकूमत मिली फिर उसके बाद लालच गालिब आया और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अब आगे बढ़ते चले जाएं, और फिर अगर बढ़ते भी चले जाते तो कम से कम हाइब्रिड प्लस तो ना बनाते। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के अगर हम एक और इसको जरा बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तलत भाई, पिछले 3 सालों में तमाम सियासी जमातें हुकूमत में रही हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, MQM, बाप, ANP, नेम अ पार्टी इन पाकिस्तान एंड इट हैज बीन इन गवर्नमेंट। उनके अपने मसाइल तो हल हुए, क्या अवाम के मसाइल हल हुए? तो ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, ये जो इश्यूज के ऊपर जो सियासत है कि लोगों की कोई प्रॉब्लम्स भी आपने रिलीव कर, आपने इस वक्त तक इन पिछली सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक कौन सी एक प्रॉब्लम रिलीव, किसी के ऊपर सीरियसनेस दिखाई हो, कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स आपने देखी हो, कोई आपने ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स आपने देखी हो, बल्कि आपने जो चीजें खुद करने की थी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप प्राइवेटाइज करते। अब इसके अंदर इट्स नो रॉकेट साइंस, आप खुद वो करने की एहलियत नहीं रखते, आपने एक वो काउंसिल बना दी कि वहां से वो करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड बड़ी बड़ी माइनिंग, अब ये आपने अपनी जो स्पेस है वो डेलीगेट कर दी, फर्दर इस हद तक डेलीगेट कर दी कि अब सवाल ये उठता है कि इस हुकूमत, सिविलियन हुकूमत का स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? अगर उस निजाम में डिलीवर करना शुरू कर दिया तो आपकी जरूरत क्या है? एग्जैक्टली, ये भी सवाल होगा, ये भी सवाल होगा। तो लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसमें मैं 9 मई को नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड प्लस जो होना शुरू हुआ, जो हाइब्रिड प्लस को जो हाई ऑक्टेन पे किया वो हाई ऑक्टेन पे है 9 मई के बाद। तो अक्सर मवाजना करते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका जैसी जमहूरियत के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम के कानून की डिस्टॉर्शंस आई हैं। 9 मई जो था वो 9/11 था एस्टेब्लिशमेंट के एंगल से। तो आप समझते कि ये डिस्टॉर्शंस वक्ती भी हो सकती हैं कि एक धचका है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर तब्दीलियां करें, सब कुछ हो रहा है। देखिए, इस पे थोड़ा सा आपको इस पे गौर करना पड़ेगा कि बेशक बाजवा साहब कुछ और कहते थे, करते कुछ और थे, लेकिन इदारे ने बहरहाल एक फैसला किया था कि आपने सियासत से अलग रहना है। ठीक, वो फैसले पे कायम रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल प्ले करना था। तो वहाँ पे कमज़ोरी नज़र आती है। लेकिन इसका एक अगर 15-16 महीने के अंदर आप देखें, 9 मई से पहले क्या हो रहा था? इमरान खान साहब पावर में ना होने के बावजूद पावरफुल थे, उनकी हर तरफ से आवाज़ थी, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो मीडिया के ज़रिए से, वो एक जो जुडिशरी के ज़रिए से, 63A से मामला ख़राब हुए हैं। 63A की इंटरप्रिटेशन से आप आमरीत की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद मुस्तकिल पार्लियामेंट को जिस तरह से बुलडोज किया है जुडिशरी ने, उसकी वजह से आप आमरीत की तरफ बढ़े हैं और आपने वो स्पेस ख़त्म कर दी जिस स्पेस के अंदर सियासतदानों को सांस लेना था या जमहूरियत को सांस लेना था। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा शिकवा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसके लिए अपना रोल प्ले नहीं किया। उनका कसूर बेशक नहीं होगा, लेकिन रोल उन्होंने अपना प्ले नहीं किया। फिर 9 मई होती है और 9 मई के बाद वो इदारा जो कि कमज़ोर था और इमरान खान साहब एक इस्टेब्लिशमेंट थे और इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा पावरफुल थे, वो ओवरकम कर जाता है और वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उस पावर की स्ट्रगल के अंदर आप सारी चीज़ों को फिर गायब होता हुआ देखेंगे और वो एक मिटता हुआ देखेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ सियासतदानों का किरदार होना चाहिए था, जो कि नजर क्लैरिटी लानी चाहिए थी, अपना स्टैंस लेना चाहिए था। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इस डिबेट को आप लेके चलते, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार पाकिस्तान उसी गोल दायरे में वापस आता है और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी सुबकी होती है और सियासतदानों को भी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आईनी तौर पर क्या हम तसव्वुर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो नई क़यादत के नीचे जाएगी उसके अंदर से कुछ आवाज़ ऐसी निकलेगी कि इनको भी हौसला हो और जमहूरियत को भी? आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में सबसे बड़ा किरदार कौन अदा करेगा? आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कमांड चेंज होगी, विल दैट मेक अ डिफरेंस काजी फायज़ी साहब की अदालत के जरिए? नहीं जी तलत साहब, मेरे लिए तो इस सारी जो एक क्या कहते हैं ग्रे एरिया में जो वाहिद होप है ना, वो 17 सितंबर 2023 ही है, जिससे काजी फायज़ी साहब एज ए चीफ जस्टिस अपने टेन्योर का आगाज़ करेंगे। क्योंकि काजी साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो इन अकॉर्डेंस विद बुक ही चलेंगे और उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1973 का, वो उतना ही सीक्रेट है जितनी कोई मुक़द्दस किताब। तो जो उनका हमारे सामने ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जैसा भी है, और प्लस जो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं ना, वो कोई नहीं है किसी के लिए।
वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये रिक्वायर कर रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो 90 दिन से मुराद ये नहीं है कि 89 डेज के बाद, 90 दिन से मुराद तो पहला हफ्ता भी हो सकता है। ठीक है, वो तो जाहिर है 90 दिन अब आउटर लिमिट है ना, विदिन द 90 डेज, विदिन 90 डेज होना है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिट एस्टेब्लिश होगी और जो हमारे मुल्क को जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक मैं कहता हूँ जिस तरह की बड़ी मैग्नेटिक फोर्स के साथ उसको लेके चलना है, वो होगा इंशाल्लाह। खुर्रम साहब, आई नो कि आप जो हैं वो इसरार करते रहे कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, और ज़रा हर हल्के वाला जो सियासतदान बशमूल आपके, आप चाहेंगे कि इंतखाबात हों और आपको पता चलिए तो आपको टूर्नामेंट है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे भी उम्मीदें हमें वाबस्ता करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हल्का बंदियों के लिए 4 महीने ही चाहिए। आपको इसरार करना चाहिए मेरे ख्याल में सियासी जमातों को कि भैया इसको तो फास्ट ट्रैक करें, हम तो पीछे लेके आए, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। इसरार करेंगे। बहुत सारा काम इलेक्शन कमीशन ने इस साल के आगाज में किया था। उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट पब्लिश किया था। नहीं, मैं खुद कह सकता हूँ कि मेरे हल्के में उन्होंने कुछ तब्दीली की थी, कुछ इलाके डाले थे, कुछ निकाल दिए थे। तो एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट उन्होंने किए, बनाए हुए हैं सारे ऑलरेडी। कोई इनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज अगर सिर्फ होनी है वो सिर्फ ये है कि अब जब नंबर्स फाइनली नोटिफाई हो गए हैं तो एक तो हमें ये मालूम है कि इससे सूबों की जो सीटें हैं वो नहीं बदल रही, दे विल स्टे द सेम। तो लिहाजा अगर वाहिद कोई तब्दीली आनी है वो सूबों के अंदर ही, कि एक जिले में शायद आबादी ज्यादा बढ़ गई तो उधर एक सीट चलेगी। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारा काम किया हुआ है। इसलिए ये कियास आराइयां तो जरूर हैं हाइब्रिडिटी की वजह से कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे आज भी, और अल्लाह ताला मेरी मदद करे कि मुझे सही साबित करे, मुझे आज भी ये तवक्को है कि कल जब असेंबली अपनी तकरीबन मुद्दत पूरी करेगी तो 90 दिन में इंशाल्लाह 10 नवंबर या उससे पहले इंतखाबात होंगे। और आप इसके ऊपर इसरार करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपने बहुत सारे अवाम की बात की, तो अगर आप मुस्बत ज़ाविये से देखें, ये आपने ट्रस्ट रिस्टोर कैसे करना, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अगर जमातें इसके ऊपर यक ज़ुबान होकर बात करें इलेक्शन कमीशन से कि हमने इंतखाबात करवाने हैं और जल्दी करवाने हैं, तो शायद ये जो हाइब्रिड प्लस है उसके ऊपर भी थोड़ी सी आप कदम लग जाए। ये नहीं, इंटेंशंस जो है ना वो किसी भी चीज के अंदर बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी नीयत क्या है। प्रोविजनल रिजल्ट्स जो थे सेंसस के वो आते हैं सामने मई में, एंड आपकी टर्म खत्म होने से 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आप सेंसस के रिजल्ट्स को नोटिफाई करते हैं नोइंगली कि दिस कैन कॉज डिले इन इलेक्शंस। अगर उनकी दलील मान ली जाए खुर्रम भाई की कि कोई सूबे के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रही, किसी सूबे की नशिस्तें बढ़ नहीं रही या कम नहीं हो रही, वो उसी तरह ही रहेंगी, तो फिर इलेक्शंस करा देने थे। आपके पास मई में ये रिजल्ट नोटिफाई हुआ, प्रोविजनल रिजल्ट सामने आए, उस वक्त नोटिफाई कर देते। तो इंटेंशन जो है वो मेलिफाइड है, और उसके अंदर जो इल इंटेंशन है उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि ये हुकूमत इस वक्त और हुकूमत में शामिल पार्टियां इतनी कॉन्फिडेंस, इतना एतमाद नहीं रखती कि अवाम को ये फेस कर सकेंगी। जो पिछले 14-15 महीने गुजरे एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो उसकी जिंदगी तो बहुत मुश्किल हुई है। जिस हिसाब से बिजली के बिल महंगे हो गए, गैस के बिल महंगे हो गए, लेकिन 2-3 महीने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब 3 महीने अवाम का जो गैज़ो गजब है, तो 3 महीने में ठंडा थोड़ी हो जाएगा। बचने के लिए इन्होंने कहा कि इलेक्शंस को डिले करें। अब प्रॉब्लम उसमें यह है कि एक दफा पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए जब जमहूरी जमातों ने खुद यह फैसला कर लिया कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट करना है, तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैंक्टिटी है उसको वायलेट करने, लेकिन आपका मफरूजा है कि इन्होंने ये फैसला किया। मैं कोटेशंस याद आ जाती है। तो इफ होप्स मे बी डूप्स, fears may be liars। अगर उम्मीदें धोखा देती हैं तो ख्वाब भी तो झूठे हो सकते हैं। One liner from you and one liner from अच्छा, इसमें देखें ये अब ये जहां अब ये सेंसस की नोटिफिकेशन हो गया ना, तो अब आर्टिकल 222 के तहत सर्टन स्टेप्स लेने हैं इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए वो अगर ये तसव्वुर रखते हैं ना, ये कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब उन्होंने सबसे पहले नशिस्तों का तयन करना है आर्टिकल 51(3)(4) की उस रिक्वायरमेंट में, फिर इलेक्टोरल जो लिस्ट हैं उनकी तैयारी करनी है। निजाम में प्रोसीजर में बिल्ट इन है कि अब डिले ही होना है, अब डिले ही होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 222 की। क्या एक काम हो जो आपको उम्मीद हो कि जी देखें तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद मामला सही चल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस
एस्टेब्लिशमेंट भी इस पोजीशन में है कि वो बहुत ज़्यादा डिले करेगी, ठीक, और उनको करना भी नहीं चाहिए। वो पहले ही बहुत वीक है, उनकी पहले ही परसेप्शन बहुत ख़राब है। अगर वो मज़ीद पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके हक़ में ये बहुत बेहतर होगा। तो उसके लिए लेकिन पॉलिटिकल लोगों को अपना इन्वायरमेंट ज़रूर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक शख्स अगर जेल में पड़ा है तो उसके लिए उसको सामने रखते हुए पूरा सिनेरियो जो है वो डेवलप किया जाए। डायलॉग और डिबेट शुरू करना पड़ेगी। जो बात आज कर रहे हैं बिलावल साहब, इसको वो बाकायदा आवाम के अंदर लेके जाए, वो आवाम से बात करें कि उनके क्या कसूर थे, उनके क्या गलतियां थी और उनके साथ हुआ क्या है। तो अभी भी मौका हाथ में है। अगर आप अपने आप को सियासी तौर पर तवाना देखना चाहते हैं तो इस डिबेट को आगे लेके चलें जो आज हमने प्रोग्राम में की। आप चारों का बहुत शुक्रिया।